आज हमारा टॉपिक है डेंटल सीमेंट। डेंटल सीमेंट्स के यूजेस, प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनके हैंडलिंग, कैरेक्टरिस्टिक, मिक्सिंग प्रोसीजर्स और सो सबसे पहले हम डेंटल सीमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल सीमेंट्स, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछते हैं क्लासिफाई डेंटल सीमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन जो है वो हम दो तरह से करते हैं, ठीक है। एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। हम कंपोजिशन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं एंड यूजेस के बेस पे क्लासिफाई। सो अकॉर्डिंग टू यूजेस हमारे पास कौन कौन से सीमेंट, सॉरी अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन हमारे पास कौन कौन से सीमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन हमारे पास सीमेंट्स जो है वो तीन है। फर्स्ट वन इज phosphoric acid cement, phosphoric acid cements. The second one is organometallic chelate compounds. And the third one is GIC, gross ionomer cement, या इसको हम कहते हैं polycarboxylate, polycarboxylate cements. So there are three types of cements based on composition: phosphoric acid cement, organochelate compound cements and GIC या polycarboxylate cements, ठीक है। अब यहाँ पे फास्फोरिक एसिड की सीमेंट्स की हम बात करें तो फास्फोरिक एसिड सीमेंट्स के हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। और फर्दर टाइप्स हमारे पास क्या है, फर्दर टाइप्स में हमारे पास तीन सीमेंट्स आ जाते हैं। Just a minute. So, फास्फोरिक एसिड सीमेंट्स की हम बात करते हैं तो फास्फोरिक एसिड सीमेंट्स में फर्दर हमारे पास three types of cements है। The first one is zinc phosphate, zinc और phosphate cements. The second one is silicophosphate जिसमें सिलिका ऐड होता है। And the third one is copper phosphate cement. So इन तीन सीमेंट्स में चूंकि फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट है इस वजह से इसको हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड सीमेंट्स। अब आपने इन तीन सीमेंट्स में क्या क्वेश्चंस याद रखने हैं, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कंपोजिशन। सबसे पहले आपको कंपोजिशन याद होनी चाहिए। कंपोजिशन के लिए जिंक फास्फेट सीमेंट की कंपोजिशन टेबल नंबर 28.1 में मेंशन है। इसी तरह जो दूसरा सिलिको फास्फेट सीमेंट है, कॉपर सीमेंट है, उनके एक एक पैराग्राफ है तो वहां पे मेंशन है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। दूसरा मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसकी थिकनेस पूछी जाती है कि थिकनेस फॉर लाइनिंग, आप कितना थिक सीमेंट्स लोगे और लाइनिंग पर्पस एंड ल्यूटिंग पर्पस। अब डिफरेंस क्या है, व्हाट इज लाइनिंग एंड व्हाट इज ल्यूटिंग, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि लाइनिंग हम किसको कहते हैं और ल्यूटिंग सीमेंट हम किसको कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज इसके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो है वो सॉरी कुछ सीमेंट जो है वो बैक्टीरिसाइडल्स होते हैं, कुछ सीमेंट जो है वो एपिक्सोजेनेसिस में या एपिक्सिफिकेशन में या एपिक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कुछ जो सीमेंट्स है वो इसे हम टेम्पररी तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉरी इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा कि इसका वर्किंग टाइम क्या है, ठीक है। इसकी नॉर्मल सिटिंग टाइम क्या है, WT मतलब वर्किंग टाइम, ST मतलब सिटिंग टाइम, नॉर्मल कितना है। इसके अलावा वाटर पाउडर लिक्विड रेशो या पाउडर लिक्विड रेशो, आप जब उनको मिक्स करोगे आप कितना पाउडर लोगे कितना लिक्विड लोगे उसके रेशो अगेन आपको याद होना चाहिए। अगेन फॉर
ड्यूटिंग सीमेंट कितनी होगी, वाटर पाउडर रेशो, और साथ में जो है वो और लाइनिंग सीमेंट जो है वो कितनी होगी। एंड द लास्ट वन वो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये कितने मैकेनिकल फोर्सेस जो है वो बियर कर सकता है। एंड द लास्ट वन उसका डेंटल यूज कहाँ है, हम डेंटिस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस कि आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं कॉपर फास्फेट सीमेंट्स में। ठीक है, कॉपर, जस्ट अ मिनट। सो सबसे पहले हमारे पास है जिंक फास्फेट सीमेंट। हम जिंक से स्टार्ट करते हैं, ये तो डिटेल में है, कॉपर और वो फिर डिटेल में नहीं है। सो जिंक फास्फेट सीमेंट, अगेन द कंपोजिशन। सो दीज मटेरियल आर जनरली सप्लाइड एज पाउडर एंड लिक्विड। ये पाउडर और लिक्विड फॉर्म में आते हैं और हम इसको हाथ में मिक्स कर सकते हैं। दूसरा, encapsulated products are available but rarely used due to the extra cost involved। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए कि जिंक किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो एक हमारे पास पाउडर और लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, और दूसरा हमारे पास इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में अवेलेबल है। पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म मतलब एक बोतल में पाउडर होगा, दूसरे बोतल में लिक्विड होगा, आप उसको निकालोगे, मेजर करोगे, फिर मिक्स करोगे, फिर यूज करोगे। और इनकैप्सुलेटेड में आपको जितना चाहिए होता है उतना ही आपको जो है वो कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है। आपका काम जस्ट उसे मिक्स करना होता है, ठीक है, और फिर यूज करना होता है। लेकिन चूंकि इनकैप्सुलेटेड मटेरियल्स की कॉस्ट ज्यादा होती है, सो ये इतना ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन बेनिफिट है। आप जितने भी फिलिंग मटेरियल्स पढ़ोगे उन सब पे आएगा कि इसका इनकैप्सुलेटेड फॉर्म भी अवेलेबल होता है, उसको पाउडर लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो हमेशा एक्सपेंसिव होता है इनकैप्सुलेटेड फॉर्म, क्योंकि एक तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस भी ज्यादा होती है, ठीक है, तो इस वजह से ये जो है वो ज्यादा यूज होते हैं। देन हमारे पास कंपोजिशन में देख लो, टेबल नंबर 28.1 में वहां पे मेंशन है कि पाउडर में जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, लाइक 90% पाउडर में जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। दूसरा, मेटेलिक ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, वो आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इसमें कौन कौन से मेटल ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं और पर्पस क्या है, क्यों हम इसमें जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो हम ऐड करते हैं। लाइक इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है वो जिंक ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो जिंक ऑक्साइड के अलावा इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में हमारे पास जो है उसमें प्रेजेंट होता है फास्फोरिक एसिड का सोल्यूशन 50 to 60%, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब ये कंपाउंड क्या करते हैं, सो दिस कंपाउंड फॉर्म फास्फेट विद स्टेबलाइज पीएच ऑफ द एसिड एंड रिड्यूस इट्स रिएक्टिविटी। ये कंपाउंड जो है ये जब एसिड बन जाता है तो उसका पीएच लेवल मेंटेन रखते हैं ताकि रिएक्टिविटी ज्यादा ना हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे कि पाउडर की कंपोजिशन बता दो लिक्विड की, तो पाउडर में हमारे पास प्रेजेंट होता है मेनली जिंक ऑक्साइड, और लिक्विड में हमारे पास मेनली प्रेजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरिक एसिड 50 to 60%, उसके अलावा एल्यूमिनियम, ठीक है, और साथ में जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, तो इसका एक्शन है एज ए बफर, इट्स रिड्यूस द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड, ठीक है। तो इसके एक्शन, इसके फंक्शन, क्वांटिटी, ये सब पूछे जाते हैं। और उसके के लिए फिगर नंबर 28.1 देख लो, 28.2 देख लो। ऊपर आपको दिया हुआ है पाउडर लिक्विड फॉर्म, नीचे आपको दिया हुआ है प्री इनकैप्सुलेटेड फॉर्म, कि वो कैप्सूल के फॉर्म में आया हुआ है, डायरेक्ट तैयार फॉर्म में आपको जस्ट यूज करना है। याद रखना, आपसे जितने भी मटेरियल्स है, जो सीमेंट्स है, सीमेंट्स की मिक्सिंग के लिए हमेशा हम यूज करते हैं ग्लास स्लैब। ये आपको पिक्चर में ग्लास स्लैब नजर आ रही होगी। हम ग्लास स्लैब में इसको मिक्स करते हैं, और मिक्सिंग कैसे करते हैं याद रखना, इन द फिगर ऑफ 8। एक साइड पे हम पाउडर लेते हैं, एक साइड पे हम लिक्विड लेते हैं, और फिर इसको हम फिगर ऑफ 8 में मिक्स करते हैं। ये तरीका पूछा जाता है, हाउ विल यू मिक्स सीमेंट, ठीक है, वाइवा में। अब हमारे पास सिटिंग रिएक्शन इसका क्या है, जब आप पाउडर और लिक्विड को मिक्स कर दोगे, ठीक है, तो हमारे पास जिंक फास्फेट मिल जाएगा। लाइक आपने ले लिया पाउडर, पाउडर में आपके पास प्रेजेंट है जिंक ऑक्साइड, फिर आपने लिक्विड ले लिया, लिक्विड में प्रेजेंट है फास्फोरिक एसिड का सोल्यूशन। तो एज ए रिजल्ट जब आप रिएक्शन होगी तो आपको जो सीमेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा इनसॉल्युबल जिंक फास्फेट सीमेंट, ठीक है, ये इसका रिएक्शन है। सो the reaction is rapid and exothermic। याद रखना, the reaction of filling material is exothermic। ये एमलगम में भी पूछा जा सकता है, बाकी में भी। तो याद रखना कि डेंटल सीमेंट्स और डेंटल मटेरियल्स के रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होते हैं, ये दे रिलीज हीट इन द माउथ, ठीक है।
देन हमारे पास मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स, जो मैं मिक्सिंग के हवाले से बता रहा था कि आप लोग को जो है ये याद होनी चाहिए, उसमें जो है वो हमारे पास क्या क्या आ जाता है, ठीक है, सेम वही जिंक फास्फेट सीमेंट है। उसमें मैनिपुलेटिव में यह आ जाता है कि पाउडर लिक्विड रेशो। सो पाउडर लिक्विड रेशो फॉर कैविटी लाइनिंग, a putty like consistency having powder liquid ratio of the 3.5 ratio when is used for luting purpose, fluid mix जो है वो required होता है। so, जब हम इसको लाइनिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे, लाइनिंग मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो है लाइक ये दांत है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मैंने इतनी कैविटी बना दी। अब अगर मैं यहाँ पे एमलगम यूज कर रहा हूँ या कंपोजिट यूज कर रहा हूँ, तो नीचे पल्प डैमेज होने का खदशा होता है, क्योंकि दे आर गुड थर्मल इंसुलेटर, वो हीट पास करते हैं नीचे। तो मैंने इस पल्प को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग मटेरियल लगाना होगा, और वो लाइनिंग मटेरियल क्या करेगा, वो थर्मल बैरियर प्रोवाइड करेगा, ताकि जो हीट है या कोल्ड स्टिमुलस है वो नीचे पल्प तक ना जा सके। तो इसको हम कहते हैं लाइनिंग सीमेंट्स, ठीक है। तो लाइनिंग सीमेंट्स के लिए हमारे पास पाउडर लिक्विड रेशो क्या होगी, तो पाउडर लिक्विड रेशो हमारे पास होगी 3.5 रेशो 1, कि आप 3.5 पाउडर रेशो और 1 जो है वो लिक्विड का रेशो होगा। सो अगेन ये आपसे क्यूज में पूछा जाता है। फॉर ल्यूटिंग पर्पस, ल्यूटिंग पर्पस क्या है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है दांत है, इसके ऊपर मैंने क्राउन फिट करना है, मैंने क्राउन बनाया बनाया हुआ है, ठीक है, मैं रेड कलर से बना देता हूँ कि मैंने नया क्राउन बनाया हुआ है, इस क्राउन को मैंने यहाँ पे प्लेस करना है। तो दो डेंटल उसको लाइक सरफेसेस को बाइंड करने के लिए जो हम सीमेंट यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं ल्यूटिंग सीमेंट्स, ठीक है। और ल्यूटिंग सीमेंट हम कब कैसे यूज करेंगे, टिन। जो हमारे पास लाइनिंग सीमेंट था वो हम टिक यूज करते थे, जबकि हम ये टिन उसमें यूज करेंगे, मतलब इसका पाउडर लिक्विड रेशियो जो है वो कम होगा, ताकि थोड़ा फ्लूइड मिक्स बन जाए, ठीक है। So the powder is best incorporated into the liquid in small increments until the desired consistency is reached. So this method has the effect of delaying the set slightly and create more working time. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप मिक्स कैसे करोगे, तो ये से मिक्स नहीं करना कि आपने पूरा का पूरा पाउडर एक साथ डाल लिया, ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो लिक्विड डाल रहे हो, आप मिक्स कर रहे हो, नो। पाउडर आप इंक्रीमेंट्स में डालते हो, थोड़ा थोड़ा करके डालते हो, ताकि जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, जो विस्कोसिटी आपको चाहिए, वो आपको मिल जाए। इससे क्या होगा, इंक्रीमेंट्स में ऐड करने का बेनिफिट ये है कि आपको काम करने का टाइम ज्यादा मिल जाता है, मोर वर्किंग टाइम एंड डिलेइंग द सेट। मटेरियल थोड़ा लेट सेट होगा तो आपके पास वर्किंग टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन ऑल द पाउडर हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, mixing should be quickly discontinued, since continuing to mix after zinc phosphate start to form can weak the cement। अगर आपने पूरा पाउडर खत्म कर दिया, मतलब जितना पाउडर आपने यूज करना है आपने वो सारा डाल लिया, यू शुड स्टॉप द मिक्सिंग राइट नाउ। क्यों, अगर आप कंटिन्यू करोगे मिक्सचर, तो इससे क्या होगा, जो सीमेंट है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैंने स्टार्ट में बता दी कि फॉर मिक्सिंग ऑफ सीमेंट हम कूल्ड ग्लास मिक्स स्लैब यूज करते हैं, ठीक है। देन अगर आप वाटर कंटेंट ज्यादा करोगे तो प्रॉपर्टीज जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है। सो अब जाहिर बात है हमें हाथ से मिक्स करने होते हैं, तो जो इनकैप्सुलेटेड मटेरियल्स आए हुए हैं तो उसमें तो ये चीजें नहीं होती, मतलब वो उन्होंने सब कुछ खुद ऐड करा होता है, तो आपको जस्ट जो है वो मिक्स करना होता है, ठीक है। इस तरह जो हैंड पाउडर लिक्विड सिस्टम है, तो आपको प्रिकॉशंस जो है वो लेने पड़ते हैं। लाइक बोतल है, उसके अंदर फास्फोरिक एसिड है, तो आप जब केप आपने रिमूव कर लिया, तो आपको जैसे ही आपने लिक्विड निकाला, आपको वापस उसी टाइम उसको रिकेप करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, अगर आप उसको रिकेप नहीं करोगे, ठीक है, तो लिक्विड जो होगा एटमॉस्फेयर के लिए ओपन होगा, तो या तो वाटर लॉस्ट हो जाएगा या वाटर गेन हो जाएगा, डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। तो अगेन वो जो है वो वाटर कंटेंट लिक्विड कंटेंट खराब हो जाएगा, तो जो मटेरियल है वो ऑब्वियसली आपके काम के अब नहीं रहा, ठीक है, सीमेंट जो है वो वीक हो जाएगा। सो अगर वाटर कंटेंट में स्मॉल चेंज भी आ जाए ना, ठीक है, तो फिर प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट टोटली चेंज हो जाता है। तो ये उसके मिक्सिंग के हवाले से, सॉरी हैंडलिंग के हवाले से है कि आपने बोतल को हैंडल कैसे करना है। देन हमारे पास अगर हम ल्यूटिंग के लिए इसको थोड़ा मिक्स करते हैं, so the working time is optimized by adding the cement to the fitting surface of restoration, which is initially at room temperature and not for tooth preparation which are at mouth temperature। हम माउथ टेम्परेचर पे डायरेक्ट ऐड नहीं करते, लेकिन रूम टेम्परेचर पे जो हम ऐड करते हैं। So if the cement is added to the tooth preparation first, there is every chance that viscosity will have increased before the restoration can be seated।
अगर आप पहले से मिक्स करते हो, दांत में आप ऐड कर देते हो, टूथ प्रिपरेशन की में जाके डाल लेते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि विस्कोसिटी जो है वो इसकी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सो इसकी वजह हम क्या कहते हैं, दिस डिमॉन्स्ट्रेट द मार्क इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट। So cost or all porcelain restoration are usually designed to have a reasonable space between the casting and the preparation of cement. ठीक है, सो जब हम पोर्सलिन से बने हुए रेस्टोरेशन यूज करते हैं, क्राउन यूज करते हैं, वेनियर यूज करते हैं, और जो दांत है उनके दरमियान हम प्रॉपर स्पेस रखते हैं सीमेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल 30 टू 40 माइक्रोमीटर। ठीक है, क्यों? दिस स्पेस इज जनरेटेड फॉर कास्टिंग बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ द वर्किंग डाई विद अ डाई स्पेसर व्हिच ड्राइज इन सिंगल कोट टू गिव अ रिलायबल फिल्म थिकनेस। ठीक है, तो हम ये स्पेस देते हैं ताकि जब सीमेंट जो है वो थिकन्ड हो जाएगा तो उसको स्पेस जो है वो अवेलेबल हो। सो द प्लेटिनियम फॉयल अचीव्स द सेम पर्पस फॉर पोर्सलिन जेकेट ब्राउन। तो ये सेम प्रोसेस हम इसमें यूज करते हैं। तो स्पेस हम क्यों देते हैं, स्पेस हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जो है इसकी विस्कोसिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो ऑब्वियसली ये थिक हो जाएगा, तो आपको स्पेस चाहिए। देन प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास इसमें दो टाइम्स है, अकॉर्डिंग टू आईएसओ स्टैंडर्ड, मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आईएसओ द मिनिमम सेटिंग टाइम of 2.5 minutes for luting cements. According to International Standard Organization, ISO के मुताबिक लाइनिंग सीमेंट्स के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए? मिनिमम सिटिंग टाइम, सिटिंग टाइम जो है वो मिनिमम होना चाहिए 2.5 मिनट्स। ठीक है, और ल्यूटिंग सीमेंट्स के लिए एटलीस्ट 2 मिनट, ल्यूटिंग सीमेंट्स के लिए 2 मिनट मिनिमम ये है। ठीक है, मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम सिटिंग टाइम है फॉर सीमेंट्स। ये भी इस क्यूज में जो है वो पूछे जाते हैं। और जैसे मैंने बता दिया है कि जब आप इस मटेरियल को मिक्स करोगे फॉर ल्यूटिंग पर्पस, तो द मटेरियल इज सफिशिएंटली फ्लूइड टू अलाउ सीटिंग ऑफ द रेस्टोरेशन। ठीक है, रेस्टोरेशन के दौरान आप जो सीमेंट डालोगे ल्यूटिंग पर्पस के लिए वो फ्लूइड फॉर्म में होना चाहिए, नॉट विस्कस फॉर्म में। ये भी इसको याद रखना। ठीक है, देन हमारे पास अकॉर्डिंग टू आईएसओ मैक्सिमम सिटिंग टाइम कितना होना चाहिए? ये तो मिनिमम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू आईएसओ फॉर लाइनिंग सीमेंट्स जो है वो 6 मिनट्स होना चाहिए और ल्यूटिंग सीमेंट्स के लिए 8 मिनट। ठीक है, तो लाइनिंग सीमेंट्स के लिए 6 और ल्यूटिंग सीमेंट्स के लिए 8 मिनट होना चाहिए। सो ये दोनों आपको जो है याद होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू आईएसओ द मिनिमम सिटिंग टाइम for lining cement is 2.5 minutes, while the maximum sitting time should be 6 minutes. And according to ISO, the minimum time for luting cement is 2 minutes sitting time, and the maximum time should be 8 minutes. ठीक है, ये आपको जो है याद होने चाहिए, वैल्यूज बिस्क्यूज में आते हैं। इसी तरह द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ reaches a value of 80 MPa for luting cements and 140 MPa for lining material. कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक मटेरियल कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना बेयर कर सकता है विदाउट एनी डैमेज, विदाउट एनी परमानेंट चेंज, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो वो नॉर्मली ल्यूटिंग सीमेंट के लिए 80 MPa होना चाहिए और लाइनिंग मटेरियल के लिए 140 MPa होना चाहिए। और ये अगेन आपसे बीसीक्यूज में जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, देन आपको टेबल नंबर 28.2 में आपको सीमेंट्स का बताया हुआ है कि जिंक फास्फेट की मैक्सिमम थिकनेस जो है वो 25 होनी चाहिए, मिनिमम स्ट्रेंथ 70 होनी चाहिए और मैक्सिमम एसिड एरोजन जो है वो 1.0 मिलीमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो ये चार्ट आपने याद रखना है क्योंकि बीसीक्यूज में आते हैं। टेबल नंबर 28.2। ठीक है, इस तरह हर एक चैप्टर को उन्हें बताया हुआ है। पॉलीकार्बोक्सिलेट का भी जो है वो सेम है ऑलमोस्ट जिंक फास्फेट, सिवाय डिफरेंस जो है एसिड रिएक्शन में, सॉरी एसिड एरोजन में जो 2.0 है। ठीक है, सो ये वैल्यूज जो है आपको बीसीक्यूज के लिए याद रखनी है। देन हमारे पास जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जिंक फास्फेट सीमेंट जो है ये फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर सकते हैं। इसका स्ट्रेंथ आप जितना पाउडर लिक्विड रेशियो बढ़ाओगे, मतलब जितनी कंसिस्टेंसी बढ़ाओगे, जितनी थिकनेस बढ़ाओगे, उतना ये जो है स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन ओनली बी अचीव्ड देयर फॉर हाई पाउडर लिक्विड रेशियो। जैसे मैं बता दिया, जितना पाउडर लिक्विड रेशियो हाई करोगे उतना स्ट्रेंथ जो है वो अचीव होगा। लेकिन साथ में एरोजन हो सकती है। सो एरोजन लीडिंग टू लॉस ऑफ सीमेंट, ल्यूट एंड फेलियर ऑफ रेस्टोरेशन is not however a problem particularly associated with zinc phosphate cement. ठीक है, बाकी सीमेंट्स में एरोजन होती है
तो जो आपने क्राउन लगाया हुआ है दांत के ऊपर, दोनों में से जब सीमेंट निकल जाएगा तो रेस्टोरेशन फेलियर हो जाएगी। लेकिन ये मसला ज्यादातर जिंक फास्फेट सीमेंट के साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, loss of restoration is more likely to occur due to poorly retentive design of preparation. In case of zinc phosphate, the main reason for failure of restoration वो आपका incorrect tooth prep है। अगर आपने दांत को सही से प्रेप नहीं करवाया, उसकी सही से कटिंग नहीं करी, मतलब रिटेंशन नहीं होगी, तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। सो जिंक फास्फेट सीमेंट जो है उसका पल्प पे रिटर्न इफेक्ट हो सकता है। लाइक इसकी वैल्यू क्या है, द पीएच वैल्यू ऑफ द सीमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू द टूथ इज बिटवीन 2 and 4। अब खुद सोचो, 2 and 4 ऑब्वियसली एसिडिटी है, ठीक है। सो द डिग्री ऑफ इरिटेशन डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ कैविटी एंड द थिकनेस ऑफ डेंटिन। अगर डेंटिन की थिकनेस ज्यादा है तो पल्प डैमेज नहीं होगा, डेंटिन की थिकनेस कम है पल्प डैमेज होगा। इस तरह केविटी के डेप्थ पे है, अगर केविटी सिर्फ एनिमल तक है तो ऑब्वियसली डैमेज नहीं होगा। अगर केविटी लाइक बहुत डीप गई हुई है, इवन डेंटिन तक गई हुई है, तो ऑब्वियसली फिर उसमें रिस्क ज्यादा होगा कि पल्प जो है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। And then, so although many experts still feel that zinc phosphate cements are unsuitable for use as a lining and deep cavities, ठीक है। so जो deep cavities होती है तो उसमें हम ज्यादातर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं और जिंक ऑक्साइड यूग्नोल सीमेंट यूज करते हैं फॉर लाइनिंग पर्पस। तो यहाँ आप डिफरेंस सीख लो कि अगर आपको डीप कैविटी है तो इन डीप कैविटी द चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर लाइनिंग इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट एंड जिंक ऑक्साइड यूग्नोल सीमेंट, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रखना कि डीप कैविटीज में हम जिंक फास्फेट सीमेंट यूज नहीं करेंगे। व्हाई? रीजन ये है कि इट कैन डैमेज द पल्प। देन हमारे पास उसमें जिंक फास्फेट सीमेंट में थोड़ा सा फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, तो जब फ्लोराइड रिलीज होगा तो ऑब्वियसली हम कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फ्लोराइड जो है वो उसकी एंटी कैरीज प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैरोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ऑब्वियसली वो कैरीज में काम कर सकता है, मतलब कैरीज को प्रिवेंट कर सकता है। इन द लास्ट क्वेश्चन द यूज ऑफ दिस, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया कि जिंक फास्फेट सीमेंट और वाइडली यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ ल्यूटिंग एप्लीकेशन एंड एज ए कैविटी लाइनिंग अंडर एमलगम। हम ल्यूटिंग सीमेंट के तौर पे यूज करते हैं, लाइनिंग सीमेंट के तौर पे यूज करते हैं अंडर एमलगम, लेकिन डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ द कैविटी, जो ऑप्शन मैंने पहले आपके सामने क्लियर करा, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज अप्रोक्सीमेटली 1.17, ठीक है, कंपेयर्ड विद 0.63 wm फॉर डेंटिन एंड 23 wm फॉर डेंटल एमलगम। तो ये वैल्यू भी एग्जाम में आई थी, एलसीएमडी के पेपर में भी सीक्यू था, थर्मल एंड कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ जिंक फास्फेट सीमेंट इज, ठीक है। और ये मटेरियल हमारे पास जो है ये ओपेक होता है क्योंकि इसमें जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है अनरिएक्टेड, तो ये ओपेक होता है, मतलब एक्सरे पे जो है दिखाई देता है, ठीक है। सो सेकंड सीमेंट हमारे पास जो है वो सिलिको फास्फेट सीमेंट है, ठीक है। सिलिको फास्फेट सीमेंट, अगेन सबसे पहला क्वेश्चन इसकी कंपोजिशन क्या है। तो सिलिको फास्फेट सीमेंट जो है, अगेन हमारे पास इसमें दो मटेरियल्स होते हैं, जिंक फास्फेट भी प्रेजेंट होता है प्लस सिलिकेट मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास सिलिको फास्फेट मटेरियल बनता है। और अगेन ये हमारे पास पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। सो लिक्विड में अगेन हमारे पास फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट है और वो बफर प्रेजेंट है। तो बफर्स कौन से थे, एक हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड था और दूसरा जो था वो हमारे पास जिंक ऑक्साइड था। और उन दोनों का काम है रिएक्टिविटी को रिड्यूस करना या एसिड को या पीएच को जो है वो नॉर्मल रखना, ठीक है। जबकि हमारे पास पाउडर में जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास प्रेजेंट होता है। पाउडर में क्या क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास। तो ये इसकी कंपोजिशन है जो आपसे वाइवा में पूछी जा सकती है, ठीक है। सो जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको जो है जिंक ऑक्साइड और ग्लास पार्टिकल्स मिल जाते हैं। सिलिको फास्फेट सीमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, फास्फेट सीमेंट से लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और इसमें फ्लोराइड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो अगेन इसकी एंटी कैरोजेनिक प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। और ये मेनली यूज होते हैं एज ए टेम्पररी फिलिंग मटेरियल। तो जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि अकॉर्डिंग टू यूजेस क्लासिफिकेशन क्या होगी सीमेंट्स की, तो देखो पहले हमने पढ़ा लाइनिंग सीमेंट्स, फिर हमने पढ़ा ल्यूटिंग सीमेंट्स, और कुछ सीमेंट्स के जो है वो ऐसे अभी जो हम दूसरा पढ़ रहे हैं ये है टेम्पररी फिलिंग के तौर पे यूज करते हैं। तो टेम्पररी फिलिंग के तौर पे हम कौन सा यूज करते हैं, सिलिको फास्फेट सीमेंट। एंड द लास्ट वन कॉपर सीमेंट। कॉपर सीमेंट अगेन इसमें आपने जो है वो याद रखना है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। तो कॉपर सीमेंट में, कॉपर सीमेंट, ठीक है। सो
अगेन पाउडर लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड में फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, पाउडर में जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। लिक्विड और पाउडर, तो लिक्विड में वही फास्फोरिक एसिड है, पाउडर में जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, और साथ में कॉपर ऑक्साइड है। इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो जो है वो जिंक फास्फेट, सॉरी उस पे कॉपर सीमेंट जो है मिल जाता है। देन प्रॉपर्टीज दो इसके ये है, एक इसका ब्लैक कलर है, दो डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर फास्फेट सीमेंट, एक इसका ब्लैक कलर है, ठीक है, और दूसरा बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हर किसी में नहीं होती। बैक्टीरिसाइडल मीन द एबिलिटी ऑफ ए सीमेंट टू किल बैक्टीरिया। और रीजन क्या है, बैक्टीरिसाइडल क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर फास्फेट सीमेंट जो है वो क्यों बैक्टीरिसाइडल होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है। सो इसका यूज का क्या हो गया? इट कैन बी यूज्ड इन प्राइमरी टीथ। तो एक यूज ये हो गया कि प्राइमरी टीथ या डिसिडस टीथ में एज ए फिलिंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं कॉपर फास्फेट सीमेंट, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास आ गया ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस को लगाने के लिए, लाइक दांत के ऊपर जब हम ब्रैकेट प्लेस करते हैं तो हम ब्रैकेट प्लेसमेंट के लिए कॉपर फास्फेट सीमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फेशियल फ्रैक्चर्स के दौरान जब हम सिल्वर के स्प्लिंट्स लगाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसके यूजेस हो गए, फॉर लाइनिंग, ल्यूटिंग हम कॉपर फास सॉरी जिंक फास्फेट यूज कर सकते हैं। टेम्पररी मटेरियल के तौर पे जो है वो हम सिलिको फास्फेट सीमेंट यूज कर सकते हैं। और कॉपर सीमेंट जो है इसके मल्टीपल यूजेस है, लाइक एक तो हो गया डिसीडुअस स्टेट में फिलिंग के तौर पे, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस की जो है ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस की बाइंडिंग के लिए। इन द लास्ट वन जो है वो ड्यूरिंग फेशियल फ्रैक्चर मैनेजमेंट, जो हम कास्ट सिल्वर के स्प्लिंट्स लगाते हैं उनको लगाने के लिए, उनके सीमेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने इसके सामने जिंक फास्फेट की पिक्चर रखी होगी, क्वेश्चंस होंगे। द नेक्स्ट चैप्टर वो हमारे पास है ऑर्गेनोमेटेलिक चिलेट कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक चिलेट कंपाउंड्स, इसमें हमारे पास चिलेट कंपाउंड बनता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं चिलेट कंपाउंड, ठीक है। सो many cements used in dentistry can be characterized by setting reaction which involve the formation of chelate compound between divalent metallic ions such as zinc ion and ortho-disturbed aromatic compounds। जो हमारे पास चूंकि चिलेट कंपाउंड बनता है इनके रिएक्शन के दौरान, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं चिलेट्स कंपाउंड, ठीक है। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 29, ऑर्गेनो चिलेट कंपाउंड, ठीक है। और इसमें हमारे पास अगेन तीन सीमेंट्स प्रेजेंट है। एक हमारे पास है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिंक ऑक्साइड यूगोनोल सीमेंट्स। दूसरा हमारे पास है ऑर्थो इथॉक्सी बेंजोइक EBA सीमेंट्स। एंड द लास्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको वाइवा में पिक्चर रखी जाती है वो तो या जिंक ऑक्साइड यूगोनोल की होती है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होती है, और तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं। सो द फर्स्ट सीमेंट जो हमारे पास है वो हमारे पास है जिंक ऑक्साइड यूगोनोल सीमेंट, जिंक ऑक्साइड यूगोनोल सीमेंट। सो अगेन सबसे पहले इसकी क्लासिफिक कंपोजिशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टेबल नंबर 29.1, पाउडर में प्रेजेंट होता है जिंक ऑक्साइड और जिंक एसिटेट 1 to 5%, and the role of zinc acetate is accelerator. This will accelerate the resetting reaction. और लिक्विड में यूजिनोल प्रेजेंट होता है और ओलिव ऑयल प्रेजेंट होता है 5 to 15%, एंड टू कंट्रोल द विस्कोसिटी। तो तीन क्वेश्चंस तो आपको यहां से मिलते हैं कि कंपोजिशन बताओ। अच्छा भाई, कौन सा एक्सीलरेटर प्रेजेंट होता है, या जिंक एसिटेट का रोल क्या है सीमेंट्स में, या ओलिव ऑयल का क्या रोल है, या विस्कोसिटी कंट्रोल करने के लिए हम जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट में क्या ऐड करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। सो इसमें किस किस फॉर्म में आते हैं, तो आपके सामने पिक्चर रखी हुई है, फिगर नंबर 29.2, फिगर नंबर 29.1 एंड फिगर नंबर 29.3, ठीक है। आपके पास जो है ये पेस्ट फॉर्म में आते हैं और आपके पास पाउडर लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं। हमें वाइवा में जब पिक्चर रखी गई थी मेरे टाइम पे, तो वो फिगर नंबर 29.2 है, जिसमें एक व्हाइट कलर, दूसरा व्हाइट पिंक और दूसरा ब्लैक पिंक कलर के उन्होंने पेस्ट रखे हुए, टूथपेस्ट लाइक मटेरियल। तो ये हमें रखे हुए थे, पूछा था आइडेंटिफाई द मटेरियल। जिंक ऑक्साइड यूगोनोल सीमेंट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ टू पेस्ट, ठीक है। और पेस्ट में भी यही होता है। पेस्ट वन में अब हम उस पे आते हैं, खैर। सो टू पेस्ट में आ सकता है, पाउडर लिक्विड में आ सकता है। और जो जिंक एसिटेट का मैंने बता दिया कि जिंक एसिटेट जो है ये इससे एक्सीलरेटर काम करेगा,
ताकि ये उस रिएक्शन को जो है फास्ट कर सके। देन हमारे पास जो है सिटिंग रिएक्शन में 2 यूग्नोल मॉलिक्यूल्स की चेलेशन हो जाती है 1 जिंक आयन के साथ जिंक यूजुनेट बना के। क्या होता है? 2 चेलेट आयंस की बाइंडिंग या कॉम्बिनेशन या रिएक्शन होता है विद 1 जिंक आयन और रिजल्ट में हमें मिल जाता है जिंक युग्नोलेट सीमेंट्स। ठीक है, ये इसका रिएक्शन है। सो दिस रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्लोली इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। When the mixed material contains water, sitting is completed within few seconds. So आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है effect of water on sitting reaction of zinc oxide eugenol cement. तो water will accelerate this reaction और ये मटेरियल को जल्दी सेट कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। So, the sitting characteristic to some extent ideal, like working time भी अच्छा है, viscosity भी जो है वो थोड़ी ज्यादा मतलब lateral increase viscosity, ठीक है, और sitting जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट जो है वो आइडियल है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यूज अगेन यहाँ पे याद रखनी है। तो अगेन यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो अनरिइंफोर्स्ड मटेरियल है वो 20 MPa है। ठीक है, और रिइंफोर्स्ड मटेरियल के लिए हमारे पास 40 MPa है। इस तरह जिंक ऑक्साइड यूग्नोल सीमेंट का यूज क्या है, तो हम डीप केविटिंग में लाइनिंग मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, और ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करा कि डीप केविटी का इन सीमेंट से क्या ताल्लुक है। देन इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन बी बैक्टीरियासाइडल। क्यों? द प्रेजेंस ऑफ फ्री यूजिनोल। तो अब देखो हमने कॉपर में पढ़ा कि कॉपर सीमेंट इज बैक्टीरियासाइडल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो सेम जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट इज बैक्टीरियासाइडल, दे कैन किल बैक्टीरिया। क्यों? रीजन क्या है? व्हाई? तो बिकॉज ऑफ फ्री यूजिनोल प्रेजेंट। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स कॉजिंग पल्पल डैमेज इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइक्रो लीकेज। अगर बैक्टीरिया जो है किल हो जाएगा तो ऑब्वियसली माइक्रो लीकेज की वजह से जो बैक्टीरिया आते हैं तो उनकी वजह से फिर कैरी वापस नहीं होगी। ठीक है, सो लीच यूग्नोल इज रिप्लेस्ड बाय वाटर under certain condition can cause hydrolysis of zinc ugnolate and disintegrate of cement surface. The materials are therefore not suitable for luting application. लेकिन जिंक ऑक्साइड यूग्नोल हम सिर्फ लाइनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसको हम ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते। क्यों ल्यूटिंग पर्पस के लिए क्यों यूज नहीं करते? उसका रीजन ये है, द ease with yugnol can gain egress from the material is responsible। ठीक है, क्योंकि युग्नोल इससे जल्दी लीच आउट हो सकता है, लीक आउट हो सकता है, तो उस युग्नोल की बजाय वाटर अंदर आ जाएगा, और जब पानी अंदर आ गया तो ये जिंक युग्नोलेट जो सीमेंट बना हुआ है उसको ये हाइड्रोलाइसिस करा देगा, उसको खत्म कर देगा। तो मटेरियल जो है इस वजह से हम फॉर ल्यूटिंग पर्पस यूज नहीं करते। रीजन क्या है? ड्यू टू द लीचिंग ऑफ यूग्नोल, क्योंकि यूग्नोल जल्दी लीच आउट हो जाता है और उसकी जगह वाटर आ जाता है, और वाटर उस सीमेंट की बॉन्डिंग को खत्म कर देगा, तो रेस्टोरेशन फेलियर हो जाएगा। So that's why we can't use, या we didn't use जिंक ऑक्साइड यूग्नोल सीमेंट फॉर ल्यूटिंग पर्पस। ये सिर्फ हम लाइनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा फ्री यूजिनोल में आल्सो हैव इफेक्ट ऑन रेजिन बेस्ड फिलिंग मटेरियल्स इंटरफेयरिंग विद द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एंड समटाइम कॉजिंग द डिस्कलरेशन रिजल्टिंग इन सॉफ्टनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ कंपोजिट। अब ये क्वेश्चन हमें आया था कि हम यूजिनोल को सिरेमिक्स के ऊपर क्यों यूज नहीं करते। सिरेमिक्स मीन हमारे पास जो कंपोजिट मटेरियल्स है। ठीक है, सो जो रेजिन बेस्ड फिलिंग मटेरियल्स है जिनके अंदर कंपोजिट प्रेजेंट होता है उसके ऊपर हम क्यों यूज नहीं करते? रीजन ये है कि जो यूजिनोल है, ठीक है, ये कंपोजिट के सेटिंग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, उसको ये डिले कर देता है। ठीक है, तो कंपोजिट जो है वो स्मूथ हो जाता है। दैट्स व्हाई हम यूज नहीं करते फ्री यूजिनोल जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट्स को सिरेमिक्स सॉरी उसके कंपोजिट के साथ या रेजिन बेस्ड फिलिंग मटेरियल के साथ। इसके अलावा ये थर्मल बैरियर अच्छा बना देता है, ऑब्वियसली हम यूज करते हैं फॉर लाइनिंग अंडर एमलगम रेस्टोरेशन। ठीक है, बेसिकली इन डीप कैविटीज। ठीक है, और टेम्पररी ल्यूटिंग सीमेंट के तौर पे एंड टेम्पररी फिलिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो टेम्पररी फिलिंग मटेरियल के तौर पे दो सीमेंट्स आ गए, एक आपके पास हो गया जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट, एक इससे हमने पहले पढ़ा दूसरे चैप्टर में टेम्पररी फिलिंग मटेरियल के तौर पे सिलिको फास्फेट सीमेंट। तो दीज टू सीमेंट्स आर यूज्ड एज ए टेम्पररी फिलिंग मटेरियल। देन हम रूट कैनाल पेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं एंडोडोंटिक्स में जो जिंक ऑक्साइड यूजिनोल है।
देन हमारे पास EBS सीमेंट से ऑर्थोबेंजोइक एसिड, इसकी कंपोजिशन आपने याद रखनी है। जिंक पाउडर में जिंक ऑक्साइड होता है और साथ में क्वार्ट्ज होता है और हाइड्रोजनेटेड आयंस रोजिन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह लिक्विड में ओ इथॉक्सीबेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन होता है और साथ में यूजोनॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब आप इसको मिक्स करोगे, ठीक है, तो जो है रिएक्शन जो है वो हो जाता है, मटेरियल आपको जो सीमेंट मिल जाता है। लेकिन जो है स्ट्रॉन्गर होता है, लाइक जो जिंक ऑक्साइड सीमेंट है ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक 85 MPa तक ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बियर कर सकता है। और यूज इसका सिर्फ एक है, लाइक दीज मटेरियल आर सुटेबल फॉर कैविटी लाइनिंग under amalgam condensation due to the adequate strength. Like amalgam चूंकि हम कंडेंस करते हैं, आगे जब amalgam पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कंडेंसेशन हम करते हैं, amalgam हम इंक्रीमेंट्स में ऐड करते हैं, हर एक इंक्रीमेंट को हम अलग अलग से कंडेंस करते हैं, तो ऑब्वियसली हम फोर्स लगा रहे होते हैं, तो कुछ सीमेंट वो फोर्स बियर नहीं कर पाते, टूट सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो दैट्स वाई कि अगर हम कंडेंसेशन ज्यादा करते हैं तो उसमें हम जो है वो EBS सीमेंट यूज कर सकते हैं, एंड प्राइमरीली यूज फॉर ल्यूटिंग सीमेंट, और ये यूज होता है एज ए प्राइमरी फाल्यूटिंग। तो अब देखो आपके पास दो सीमेंट्स आ गए, एक जिंक ऑक्साइड जो प्राइमरीली यूज होता है फॉर लाइनिंग, एक आपके पास आ गया ऑर्थोबेंजोइक एसिड जो अगेन यूज होता है प्राइमरीली फॉर ल्यूटिंग। तो जहां पे आपसे प्राइमरीली का वर्ड पूछा जाएगा तो आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं। देन द लास्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट में फिगर नंबर 29.5 ये आपको ऑस्की में दे सकते हैं, ठीक है, या फिगर नंबर 29.7। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंपोजिशन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट से चूंकि आपके फाइनल तक जाननी छोड़ती, सो बेहतर है अच्छे से पढ़ो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो पेस्ट फॉर्म में ये आता है। सो पेस्ट वन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 50%, जिंक ऑक्साइड 10%, जिंक स्टीयरेट 0.5% एंड इथाइल ट्यूलिन सल्फोनामाइड 39.5%। पेस्ट टू में ग्लाइकोल सिलिकालेट 40%, टाइटेनियम डाइऑक्साइड 40% नहीं लिखा हो, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम टंगस्टेट। अब एक एक का फंक्शन जस्ट आपने नाम नहीं याद रखने। जिंक स्टीयरेट का काम है एक्सेलरेटर का, इथाइल टोलिन सल्फोनामाइड का काम है ऑयल कंपाउंड या एक्ट एज ए कैरियर। इस तरह पेस्टो में जो कैल्शियम सल्फेट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है या कैल्शियम टंगस्टेट है, दे एक्ट एज इनर्ट फिलर, एज ए पिगमेंट एंड रेडियो पेसिफायर। फंक्शन सारे आस्की बिस्क्यूज में जो है ये पूछे जाते हैं, ठीक है। सो कैल्शियम में इसका कंपल्सिव स्ट्रेंथ जो है 8 MPa तक होता है, लगभग बहुत लो होता है, ठीक है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेयर जब हम डालते हैं तो उसके ऊपर हम एक स्ट्रॉन्गर सीमेंट भी डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीकर सीमेंट है, ये कंडेंसेशन फोर्सेस बियर नहीं कर पाता, ठीक है। सो इसमें जो जो रिएक्शन है वो पेस्ट वन और पेस्ट टू के बीच होता है, तो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड सीमेंट जो है वो आपको मिल जाता है। सो स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है जिसमें ये कह रहे हैं कि ब्यूटेनिल ग्लाइकोल dicyclate, a glycol silicylate commonly used in one of the paste. This is a difunctional chelating agent having two aromatic groups with reactive groups in ortho positions. On mixing this paste with containing zinc oxide and calcium hydroxide, chelate compounds with structure similar to that shown in figure number 17.7. इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि इनके बीच हमारे पास चिलेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। देन कुछ सीमेंट्स में हमारे पास पैराफिन ऑयल्स होते हैं सल्फोनामाइड्स की बजाय, ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स की बजाय अगर पैराफिन ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं तो दीस सीमेंट्स आर मोर हाइड्रोफोबिक और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्लो रिलीज करते हैं। इस तरह लाइट एक्टिवेटेड सीमेंट भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या है? तो अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना एक और मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, लाइक बेस जीएमए प्रेजेंट हो सकता है या हीमा प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या है? तो द मिक्स मटेरियल हैव लो विस्कोसिटी, सेटिंग भी लो होती है। मॉइस्चर का इफेक्ट इस पे ये है, ठीक है, कि मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में अगर आएगा तो ये उसकी सेटिंग को एक्सेलरेट कर देगा, फास्ट रेट में इसको जो है वो कन्वर्ट करा देगा। एन एक्सपोजर टू एक्टिवेटिंग लाइट फॉर ओनली फ्यू सेकंड इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट पॉलीमराइजेशन, या हम इसके लिए जो है वो यूज करते हैं एक्टिवेटर लाइट, जैसे हम इसके ऊपर लाइट डाल लेते हैं विद इन सेकंड ये एक्टिवेट हो जाता है और फिर सेट भी हो जाता है, ठीक है। So calcium hydroxide is readily leached out, generating alkaline environment in the surrounding cement
This is thought to be responsible for the proven antibacterial properties of this material. हम कहते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट है ये एंटीबैक्टीरियल है। क्यों? रीजन क्या है? तो एंटीबैक्टीरियल इसलिए है क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो जाता है तो ये अल्कलीन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर देता है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ये एक्ट करता है। ठीक है, सो नॉर्मली या मेनली इसको हम यूज करते हैं एज ए पल्प केपिंग एंड सच सिचुएशन। ठीक है, लाइक डीप केरियस लीजन्स जो होते हैं जिसमें पल्प एक्सपोज हुआ होता है उन कंडीशन में हम पल्प को जब हमने केप करना है, पल्प को हमने सेव करना है, उस कंडीशन में एज ए पल्प केपिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट। ठीक है, and also this material is able to initiate calcification and the formation of secondary dentine layer at the base of cavity। अगर आप इसको कैविटी में रखोगे तो ये secondary dentine formation भी करा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है which of the following cement can initiate the uh, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन, तो वो सिर्फ एक सीमेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो बेसिकली जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये उस ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है, लाइक TGFBA। ठीक है, उसको जो है वो एक्टिवेट करेगा तो सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एंड देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम एज ए लाइनिंग मटेरियल भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये एपेक्सोजेनेसिस भी कराता है। एपेक्सोजेनेसिस मीन एपेक्सिफिकेशन प्रोसेस भी करा सकता है। और जो नॉन सिटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स है इसको हम रूट कैनाल थेरेपी के दौरान भी यूज करते हैं एज ए ड्रेसिंग फॉर द कैनाल बिटवीन विजिट एज ए टेम्पररी रूट फिलिंग मटेरियल। आपने रूट जो है वो ट्रीट करना है, केयर करना है, एक अपॉइंटमेंट आपने दे दिया, काम कंप्लीट नहीं हुआ, पेशेंट को आपने नेक्स्ट बार फिर बुलाना है, तो इन दो विजिट्स के दरमियान जारी बात है अपने रूट को बचाना है। ठीक है, तो उसमें हम एज ए टेम्पररी फिलिंग मटेरियल के तौर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं। तो पहले जो हमने पढ़ा कि टेम्पररी फिलिंग मटेरियल, तो टेम्पररी फिलिंग मटेरियल आपके पास दो हो गए, एक रूट एक क्राउन। तो टेम्पररी रूट मटेरियल जो है वो सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट है और जिंक ऑक्साइड इथेनॉल है, लेकिन टेम्पररी रूट फिलिंग मटेरियल के तौर पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने प्रोसेस हो गए, यूजेस हो गए, सॉरी, कैविटी लाइनिंग, पल्प केपिंग, रूट सीलिंग पेस्ट, टेम्पररी रूट फिलिंग मटेरियल एंड एपेक्सिफिकेशन। ठीक है, ये सारे, और साथ में सेकेंडरी डेंटिन भी बनाता है। तो ये हमारे पास इसके मेन फंक्शंस है। इन द लास्ट वन चैप्टर इज पॉलीकार्बोक्सिलेट चैप्टर। सो पॉलीकार्बोक्सिलेट चैप्टर में इसमें हमारे पास जो है टू सीमेंट्स, सो टू टाइप्स ऑफ सीमेंट्स आर बेस्ड ऑन पॉली एसिड। इनके स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं पॉली एसिड और ये ल्यूटिंग लाइनिंग के लिए दोनों यूज होते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड वर द पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। और पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट में क्या होता है? जिंक ऑक्साइड और पॉली एसिड। और दूसरा मटेरियल हमारे पास है पॉली अल्कियोनेट सीमेंट्स, जिसमें रिएक्शन जो है वो पॉली एसिड और केटायंस के दरमियान होता है। तो दोनों में फर्क आ गया कि पॉली एसिड सीमेंट जो है उसमें दो है, पॉली कार्बोक्सिलेट सीमेंट्स है एंड पॉली अल्कियोनेट सीमेंट्स है। जो पॉली कार्बोक्सिलेट सीमेंट्स है उसमें रिएक्शन हमारे पास होता है जिंक ऑक्साइड और साथ में पॉली एसिड के बीच। लेकिन इन द केस ऑफ पॉली अल्कोलिनेट या ग्लास आइनोमर, ठीक है, उसमें हमारे पास रिएक्शन होता है पॉली एसिड और बिटवीन द केटाइन फ्रॉम रिलीज फ्रॉम ग्लास। हमारे पास ग्लास ऐड होता है, उस ग्लास से हमारे पास केटाइंस रिलीज होते हैं, इन दो के दरमियान रिएक्शन होता है। तो देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। सो पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट अगेन हमारे पास पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म में आता है। पाउडर लिक्विड को हम मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उस रिएक्शन हो जाता है। सो पाउडर में जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है और कुछ जो है लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट हो सकता है। कंपोजिशन ऑफ पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट याद करना, पाउडर में क्या होता है? जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और लिक्विड में 40% पॉली एक्रिलिक एसिड सोल्यूशन। ठीक है, जब आप मिक्स करोगे तो जिंक ऑक्साइड और पॉली एक्रिलिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, पॉली एक्रिलिक एसिड डिसॉल्व हो जाता है और रिएक्ट कर जाता है जिंक ऑक्साइड के साथ और सीमेंट जो है बन जाता है। सो जिंक ऑक्साइड बिहेव एज ए बेसिक ऑक्साइड and undergoes an acid-base reaction with acid group in the polyacid to form a reaction product which consists of unreacted zinc oxide together by a salt matrix in which polyacrylic acid chains are cross-linked। ये आपको स्ट्रक्चर बता रहा है कि बेसिकली जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जो जिंक ऑक्साइड है और दूसरी तरफ हमारे पास जो लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है पॉली एक्रिलिक एसिड सोल्यूशन। इन दो के दरमियान जो है एसिड बेस रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस। जिंक ऑक्साइड एज ए बेस काम करता है
और पॉलीएक्रिलिक एसिड एसिड काम करता है। तो ये क्वेश्चन हमें प्रॉफ में दिया हुआ था कि कौन से सीमेंट्स की सेटिंग में एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स में। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 80 MPa है, एसिडिक नेचर है लेकिन एरिटेंट नहीं है। जितना फास्फेट सीमेंट एरिटेंट है पल्प के लिए, इतना पॉलीकार्बोक्सिलेट नहीं है। वीकर एसिड है, ठीक है, देन फास्फोरिक एसिड। सो जो है सॉल्युबिलिटी वैल्यू जो है इसकी ज्यादा है, मतलब ज्यादा सॉल्युबल है, लेकिन ये ज्यादातर हमारे पास यूज होता है ल्यूटिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। देन हमारे पास जो है सिटिंग मटेरियल जो है ये ओपेक होता है क्योंकि इसके अंदर जिंक ऑक्साइड कोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये प्राइमरीली यूज होता है फॉर ल्यूटिंग सीमेंट्स, फॉर अटैचिंग क्राउन, ब्रिजेस एंड लेस। तो इसका यूज हो गया पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स का, इट इज यूज्ड फॉर क्राउन, ब्रिजेस एंड लेस अटैचमेंट, या एज ए केविटी बेस्ड मटेरियल, या अटैचमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक बैंड्स। जिस तरह हमने पिछले सीमेंट्स पढ़ा जो ऑर्थोडोंटिक सीमेंटेशन के लिए यूज होता था, सेम ये भी हमारे पास यूज होता है। Since the material form a strong bond with the stainless steel, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल स्टेनलेस स्टील के साथ जिससे क्राउन बनता है या जिससे हमारे पास जो है ऑर्थोडोंटिक बैंड्स बनते हैं और एनिमल डेंटिन, तीनों के साथ अच्छा बॉन्ड बना देता है। दैट्स व्हाई इसको हम अटैचमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक बैंड्स के लिए यूज करते हैं। जो ब्रेसेस होते हैं ना, आपने देखे होंगे पेशेंट जिन्हें ब्रेसेस लगाए होते हैं, तो वो ब्रेसेस जो दांत के ऊपर अटैच्ड होते हैं, ये इस सीमेंट के थ्रू देन जीएससी सीमेंट्स है। जीएससी सीमेंट्स हम यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि इसका अलग पूरा चैप्टर है, ठीक है। सो हम वो जीएससी में कवर करेंगे। तो आपके ये 3 चैप्टर जो है कवर हो गए। अब इसमें से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चंस। सबसे पहला आपके सामने पिक्चर होगा, आइडेंटिफाई। तो या तो जिंक ऑक्साइड सीमेंट होगा या कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट होगा, ठीक है, या जिंक युग्नोल सीमेंट होगा, जिंक फॉस्फेट सीमेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन आप कर लोगे। कंपोजिशन, देन कंपोजिशन के बाद उसके मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स लाइक प्रॉपर्टीज, मिक्सिंग कैसे करोगे, ग्लास स्लैब यूज करेंगे। अच्छा, पाउडर लिक्विड का तो मैं बता दिया, लेकिन पेस्ट का मैंने नहीं बताया। पेस्ट को कैसे मिक्स करोगे, तो पेस्ट को हम ऐसे मिक्स करेंगे कि हम ग्लास स्लैब लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है। उसके बाद हम मटेरियल लेंगे, लाइक उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल व्हाइट पेस्ट, क्योंकि इस पे व्हाइट शो नहीं होगा, सो मैं ब्लैक यूज करो फॉर व्हाइट। ये मैंने ले लिया सीमेंट, लाइक पेस्ट 1 मैंने ले लिया, और ये मैंने ले लिया पेस्ट 2, ठीक है। और सेम लेंथ का, सेम लेंथ मतलब ये अगर ग्लास स्लैब है, तो अगर आप इतना एक सीमेंट ले रहे हो तो सेम लेंथ का आपको दूसरा पेस्ट लेना पड़ेगा। तो सेम लेंथ में हम दोनों पेस्ट लेंगे और फिर उसको हम जो है मिक्स करेंगे फिगर ऑफ 8 में, ठीक है। तो ये इसकी मिक्सिंग है जो आपको आनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो है फिर इसकी प्रॉपर्टीज की, कौन सा बैक्टीरिसाइडल है, कौन सा जो फ्लोराइड रिलीज करता है, कौन सा ज्यादा फ्लोराइड रिलीज करता है। इसके अलावा जो है वो बाकी क्वेश्चंस लाइक जिसे मैंने जो है वो बताया बाकी भी, ठीक है। तो वो सारे आपको आने चाहिए। इसके यूजेस, डीप कैविटीज में कौन सा यूज होगा, इस रूट फिलिंग मटेरियल कौन सा यूज होगा, स्पेसिफिकेशन कौन सा सीमेंट कराता है। ये सारे क्वेश्चन, सीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे स्टार्ट में कराया और आज इसको कवर कर लो। तो कल हम इंशाल्लाह फिर एमलगम कंप्लीट करेंगे। एमलगम, कंपोजिट, जीआईसी, पोर्सलीन एंड कंपोजिट, ये 4 चैप्टर जैसे हैं कि ये अगर आपने कवर कर लिया तो आपके मेजर जो वेब टॉपिक्स है वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम कल से डीएम में 2 क्लासेस रखेंगे, एक शाम में एक सुबह में, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है।